नमस्कार बेटा, शुभ मध्याह्न आप सभी को। हिंदी की कक्षा में बहुत लंबे अंतराल के पश्चात आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने अपनी पूर्व परीक्षा के अंदर जो मध्यावधि प्रश्न पत्र परीक्षा हुई थी उसमें आप लोगों ने अपना पूरा सहयोग दिया और बहुत अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करने का प्रयास भी किया। आपके जो प्रयास हैं वास्तव में प्रशंसनीय हैं और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे इसी तरह से प्रयासरत रहते हुए अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करेंगे। आज की कक्षा में बेटा जो आपने श्यामपट पर देखा है हिंदी व्याकरण से संबंधित है और हिंदी व्याकरण से संबंधित हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है समास। ये समास जो है हमारे प्रश्न पत्र में 4 अंक का पूछा जाएगा। हमारे प्रश्न पत्र में महत्वपूर्ण विषय है सबसे पहला पदबंध, दूसरा विषय है जो हमने कर लिया वाक्य रूपांतरण, तीसरा महत्वपूर्ण विषय है समास और समास के जो भेद हैं या इन समासों का जो प्रकार है वो पता करना और उसके हिसाब से उन समासों के नाम देना और साथ ही में अगला है मुहावरे। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न जो शीर्षक हैं इससे संबंधित प्रश्न 4 अंक के पूछे जाएंगे। ये 4 अंकों के हिसाब से यानी 4 टॉपिक 4 अंक के 16 नंबर की हमारी ग्रामर है जो क्वेश्चन पेपर में आपके सामने रखी जाएगी और आपसे इसके विषय में प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो बेटा मैं आज जो है आप लोगों को इसका एक सामान्य परिचय देती हूँ और सामान्य परिचय के साथ साथ आपको पूरे क्वेश्चन पेपर का एक ब्लूप्रिंट भी समझा रही हूँ। क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट क्या है ध्यान देना कि हमारे पूरे क्वेश्चन पेपर को 2 सेक्शंस में बांट दिया गया है, खंड अ और खंड ब। जिन्होंने क्लास में अभी अपनी हिस्सेदारी निभाई है उन लोगों को इस बात का लाभ मिल जाएगा कि वास्तव में प्रश्न पत्र हमारी परीक्षा में किस तरीके से पूछा जाएगा, कैसा आएगा। खंड अ में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो वस्तुपरक प्रश्न होंगे और खंड ब में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। वस्तुपरक प्रश्न को आप ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो और इनको आप सब्जेक्टिव कहते हो, ठीक है। अब ये प्रश्न कैसे होंगे, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा अपठित गद्यांश से संबंधित। अपठित गद्यांश और कितने गद्यांश आएंगे तो बेटा ध्यान देना इसमें गद्यांश आएंगे आपके 4 अपठित गद्यांश। कितने कितने शब्दों के 200 से 250 शब्दों वाले 200 से 250 शब्दों वाले जो अपठित गद्यांश है वो 4 उपस्थित होंगे और हमें कितने करने हैं, हमें करने हैं 2। इन दोनों गद्यांशों में 1 5 यानी एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे यानी टोटल ये कितने नंबर का हो गया 10 नंबर का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आएगा आपका व्याकरण से संबंधित और व्याकरण में पहला प्रश्न पड़ेगा आपका पदबंध, दूसरा प्रश्न आएगा आपका वाक्य रूपांतरण, तीसरा प्रश्न आएगा आपका समास और चौथा प्रश्न आएगा यहाँ पर मुहावरे। अब ये मैंने अभी आपको बताया ये हर एक प्रश्न 4 नंबर के आएंगे, पूछे जाएंगे 5 प्रश्न, हर एक ग्रामेटिकल टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएंगे और करने हमें कितने हैं 4 यानी 4 4 into 4 ये आ गए यहाँ पे 16 मार्क्स के। 16 नंबर की आती है यहाँ ग्रामर, पिछले पेपरों में भी हमारी 16 नंबर की ही ग्रामर पूछी जाती थी। अब जो हमारी रीडर बुक वाले क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को कैसे डिवाइड कर दिया ध्यान देना। रीडर बुक में ये इसी से रिलेटेड खंड अ में ही है तीसरा प्रश्न, वो वस्तुपरक प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक के वस्तुपरक प्रश्न। इसमें स्पर्श की बुक है, स्पर्श की बुक में जो आपके पोइट्री सेक्शन है ना, काव्यांश जो आपने पढ़ा है पठित, आपको पठित काव्यांश दिया जाएगा, पोइट्री दी जाएगी। इस हमारे प्रश्न पत्र से संबंधित अब इस प्रश्न पत्र में मैंने आपको बताया पूरे क्वेश्चन पेपर को 2 हिस्सों में बांटा गया है, खंड अ और खंड ब।
सेक्शन ए और सेक्शन बी। पहले हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर 4 हिस्सों में डिवाइड होता था, लेकिन अब सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड होएगा। क्यों? क्योंकि अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, वस्तुपरक जो प्रश्न है, बहुविकल्पीय जो प्रश्न है, वो ज्यादा संख्या में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो खंड अ है, उसका पहला क्वेश्चन आएगा अपठित गद्यांश से संबंधित। अनसिंग पैसेज होंगे तो 4 क्वेश्चन पेपर में 4 दिए गए होंगे, हमें अटेम्प्ट करने हैं 2, हमें उनमें से किन्हीं 2 को ही हल करना है। उन 2 गद्यांशों में 5-5 प्रश्न होंगे, वो भी विकल्पीय होंगे और ये सारे 1-1 नंबर के होंगे, यानी 10 नंबर का हमारा अंतिम पैसेज वाला सेक्शन हो गया। फिर दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित, और व्याकरण से संबंधित 4 महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके। पदबंध के 4 प्रश्न, वाक्य रूपांतरण के 4 प्रश्न, समास के 4 प्रश्न, मुहावरे के 4 प्रश्न, ये भी विकल्प वाले ही होंगे। तो यहाँ पर ये पूरा जो व्याकरण का हिस्सा है, ये 16 अंकों का बनता है, यानी 16 नंबर का इससे संबंधित प्रश्न आएगा। उसके अगला आएगा आपका तीसरा प्रश्न, इसी का है, वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। पाठ्य पुस्तक के वस्तुपरक प्रश्न, वस्तुपरक प्रश्न, इसी का ही 3rd क्वेश्चन है ये। इसमें सबसे पहले काव्य खंड से, काव्य जो है ना आपकी कविता, वो आपकी पठित है, पठित काव्यांश पूछा जाएगा और उस काव्यांश के 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का है, यानी ये हो गया 4 नंबर का। और फिर आएगा गद्य खंड, गद्यांश जो है, अब ये गद्यांश जो है पठित होंगे। पठित गद्यांश जो है वो आपके सामने 2 दिए जाएंगे और हर एक में 5-5 प्रश्न है, यानी ये हो गए आपके 10 नंबर के। 10 + 4 14, 14 और 16, फिर ये 10, यानी टोटल वस्तुपरक प्रश्न आएंगे आपके 40 अंकों का आपका ये सेक्शन ए होगा। सेक्शन बी यानी खंड ब में आपके समक्ष मैंने यहाँ पे उपस्थित किया है। सबसे पहले आपका प्रश्न आएगा पाठ्य पुस्तक से संबंधित। ये कौन से प्रश्न होंगे? वर्णनात्मक, यानी सब्जेक्टिव, जिसमें आपको अपने चिंतन को, अपनी अभिव्यक्ति को स्थान देना है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, वो प्रश्न है 25 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। ये 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। किसमें से? स्पर्श वाली बुक में से। स्पर्श भाग 2 जो वाली बुक है आपकी, उसमें से 25 से 30 जो आपके सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, जो आपके चयनित किए गए पाठ हैं, उसी में से ये जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। हमें करने कितने हैं? कोई 2 करने हैं। कितने अंकों के? 2 × 2 नंबर के, यानी 4 अंकों का ये प्रश्न आएगा। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न इसी में से पूछा जाएगा, उसमें उत्तर देना है आपको 60 से 70 शब्दों में उत्तर दीजिए। 60 से 70 शब्दों में वही है 50 से 60 शब्दों में उत्तर, जो दीर्घ उत्तर माने जाते हैं, जो लॉन्ग आंसर्स दिए जाते हैं, वो पूछा जाएगा। आपकी स्पर्श की ही उससे रिलेटेड चैप्टर से ही वो पूछा जाएगा एक, और वो एक अकेला होएगा 4 नंबर का। ये 4 नंबर यहाँ आ गए। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो 2nd क्वेश्चन है, वो आएगा आपकी संचयन की बुक का। संचयन की बुक में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों होंगे 3-3 नंबर के, यानी 50 से 60 शब्दों में या 40 से 50 शब्दों में ये प्रश्न पूछा जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे आपके 6 नंबर का। तो यहाँ पे 6, 4, 10 और 4, 14। यहाँ पे भी हमारा रीडर बुक का सेक्शन बन रहा था 14 का। 14 और 14 यानी 28। हमारे प्रीवियस जो हमने पेपर दिए थे उसमें हमने यही मार्क्स देखे थे कि रीडर बुक के हमारे यहाँ पे 28 नंबर बनते हैं। ये 28 नंबर यहाँ पे भी हो गए, लेकिन इसको इस तरह से बांट दिया कि एक तरफ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दूसरी तरफ आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात आती है हमारे अगले प्रश्न की, और वो 2nd क्वेश्चन आपका आएगा लेखन से संबंधित। पहला प्रश्न ये अपठित से, दूसरा प्रश्न व्याकरण का, तीसरा प्रश्न रीडर बुक का, यहाँ चौथा प्रश्न रीडर बुक से रिलेटेड ही है जो सब्जेक्टिव है, और ये लास्ट 5वां क्वेश्चन है। ये 5वां क्वेश्चन लेखन से रिलेटेड है। लेखन में सबसे पहला आपका आएगा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद पूछा जाएगा 6 नंबर का। फिर आएगा आपका पत्र लेखन, पत्र पूछा जाएगा आपसे 5 नंबर का। फिर आएगा यहाँ पे सूचना लेखन, सूचना लेखन भी है 5 नंबर का। उसके बाद है संवाद, वो भी है 5 नंबर के, संवाद विज्ञापन है। और लास्ट में आपके हैं इस बारी सीबीएसई ने एक नया इसमें चैप्टर जोड़ दिया है, वो है लघु कथा लेखन।
आपके इंग्लिश के पेपर में आता था, उसमें आपको थोड़े थोड़े हिंट दे दिए जाते थे, उन्हीं को फॉलो करते हुए आपको एक अच्छी सी स्टोरी तैयार करनी थी। बस वही यहाँ पे आ गया लघु कथा लेखन, और वो भी आएगा आपका 5 नंबर का। यानी टोटल ये राइटिंग सेक्शन कितने नंबर की हो गई? 26 नंबर की। 5, 10, 15, 20 और 6, 26। तो इस तरह आपके 80 मार्क्स का पूरा प्रश्न पत्र डिसाइड किया गया है सीबीएसई के द्वारा। दोबारा से सुन लीजिए 10th क्लास के पहले आपके प्रश्न पत्र को 4 खंडों में विभाजित किया गया था। इस बार अपना प्रश्न पत्र सिर्फ 2 खंडों में विभक्त है। पहला सेक्शन आएगा जो वस्तुपरक है यानी ऑब्जेक्टिव, और दूसरा सेक्शन है जो वर्णनात्मक है यानी सब्जेक्टिव। ठीक है, पहले खंड में जो पहला प्रश्न है वो है अपठित गद्यांश, और ये गद्यांश 4 दिए जाएंगे। 4 में से करने हमें सिर्फ 2 हैं, और इन 2 गद्यांशों में 1-1 नंबर के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, और ये 1-1 नंबर के हैं। तो यानी 5 नंबर का 1 और 5 नंबर का 1, यानी 10 नंबर का हमारा अंतिम पैसेज वाला प्रश्न है। फिर आएगा आपका हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न, पदबंध के 5 क्वेश्चन, वाक्य रूपांतरण के 5 क्वेश्चन, समास के 5 क्वेश्चन और मुहावरों के 5 क्वेश्चन। और ये भी बहुविकल्पीय, और करने हमें कितने हैं? 4-4 करने हैं। हर प्रश्न 1 अंक का है, तो 4, 4, 4, 4, 16 अंक का व्याकरण का हिस्सा हो गया। अगला थर्ड प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न है वो आपके रीडर बुक से रिलेटेड है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएगा। इसमें सबसे पहले आपके काव्यांश में से एक कोई भी पढ़ी हुई कविता यानी पठित काव्यांश दे दिया जाएगा। उस काव्यांश के 4 आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का होएगा, यानी 4 नंबर का पोइट्री सेक्शन। उसके बाद जो हमने गद्यांश के जो चैप्टर पढ़े हैं, उन पढ़े हुए गद्यांशों में से भी 2 गद्यांश पठित गद्यांश आपको दिए जाएंगे, और यही पठित गद्यांश जो है 1-1, 5-5, 1-1 अंक के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये बन जाएगा हमारा 10 नंबर का। तो यहाँ 10 + 4 14, ये 16 और ये 10, 40 अंक यहाँ हो गए। फिर आएगा आपका सब्जेक्टिव वाला जो सेक्शन है, उस खंड ब के अंदर जो सब्जेक्टिव है, वर्णनात्मक प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न आपकी रीडर बुक से रिलेटेड ही है, पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, और इस पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नों में सबसे पहले दिया गया है आपका जो स्पर्श की बुक है। स्पर्श की बुक में से 25 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिए के 2 प्रश्न हैं। 2 प्रश्न हैं, 25 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिए के 2 प्रश्न हैं, और ये 2 प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, यानी 4 नंबर का ये स्पर्श की बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद 60 से 70 शब्दों में यानी दीर्घ उत्तर दीजिए, ये भी स्पर्श की बुक का एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, ये 4 अंकों का है। फिर संचयन की बुक में से 40 से 50 शब्दों में उत्तर दीजिए के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 3-3 अंकों के। यहाँ ये मिला करके हो जाएंगे वापस से आपके 14 नंबर के। ठीक है, और फिर आएगा आपका लास्ट और अंतिम प्रश्न लेखन से संबंधित। सबसे पहला आएगा अनुच्छेद लेखन 6 नंबर का, पत्र लेखन 5 नंबर का, सूचना लेखन 5 नंबर का, विज्ञापन 5 नंबर का, और लास्ट में आ जाएगा आपके यहाँ पर दिया हुआ है लघु कथा लेखन, जो सीबीएसई के द्वारा इसी साल आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। और ये लघु कथा लेखन आपके लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि आप अंग्रेजी विषय में इस तरह की स्टोरी राइटिंग का काम करते रहे हैं, और ये भी 5 नंबर का जोड़ दिया, यानी 26 अंकों की हमारी आ जाएगी यहाँ पे राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड। तो टोटल 80 अंक का आपका ये प्रश्न पत्र डिसाइड किया गया है। अब हम आते हैं हमारे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण विषय समास पे। समास के विषय में हमारे समस्त विद्यार्थियों ने अपनी पूर्व कक्षा में अध्ययन कर रखा है, जानकारी हासिल कर रखी है, ज्ञान प्राप्त कर रखा है। समास और संधि हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इन विषयों की जानकारी हासिल करना हमारे लिए आवश्यक भी है और लाभदायक भी है। समास, वैसे तो अगर इसका शाब्दिक परिचय दिया जाए, शाब्दिक परिचय देते हुए हम क्या बताएंगे कि ये जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम उपसर्ग आस धातु 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें सम उपसर्ग आ जाता है और आस धातु आ जाती है। सम उपसर्ग का अर्थ है समीप या निकट,
और आप का अर्थ है रखना, यानी जब दो शब्दों को समीप रखकर नवीन शब्द बनाया जाए तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वही प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है। और वैसे समास का तात्पर्य है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक सेंटेंस बोला, भक्तों के प्रति वात्सल्य रखने वाले श्री हरि ने अपने प्रिय भक्त के कल्याण के लिए नर यानी मनुष्य और शेर रूपी मनुष्य का अवतार धारण किया था। अब इस वाक्य को बोलने में मुझे समय अधिक लगा और श्रम यानी मेहनत भी अधिक करनी पड़ी। इसको मैं संक्षेप में लिखूं, मैंने लिख दिया, भक्त वत्सल श्री हरि ने भक्त कल्याण हेतु नरसिंह रूप धारण किया। नरसिंह रूप धारण किया। भक्त वत्सल, भक्तों के प्रति वात्सल्य रखने वाले, श्री हरि, श्री यानी लक्ष्मी के प्रभु अर्थात विष्णु, भक्त कल्याण, भक्तों के कल्याण के लिए, नरसिंह यानी शेर जैसे मनुष्य का रूप धारण किया। तो अब जब मैंने इन जो समासिक शब्द हैं, इन शब्दों का विग्रह करके आपके समक्ष उपस्थित किया, तो इस वाक्य को बोलने में मुझे श्रम और समय अधिक लगा। इसी समय और श्रम को बचाए रखने के लिए, संचित रखने के लिए हमें समासिक प्रक्रिया को अपनाना हिंदी व्याकरण में आवश्यक है और इसी समासिक प्रक्रिया का ज्ञान हमें होना भी जरूरी है। अतः इसी समास का हमने अध्ययन किया है और हमारे हिंदी के कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में इसको शामिल भी किया गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि समास जो शब्द है दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सम उपसर्ग है और आस धातु है। सम का अर्थ है समीप या निकट, आस का अर्थ है रखना। जब दो अलग अलग शब्दों को समीप रखकर उनको मिलाकर एक नवीन शब्द की रचना की जाती है, वही प्रक्रिया समास कहलाती है। अर्थात जब समास का तात्पर्य है संक्षिप्त करना, यानी बड़े बड़े वाक्यांशों को संक्षेप में लिखना, उसको संक्षिप्त करके लिखना, उसको छोटा करके लिखना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो यहाँ पर समास की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि जब दो अलग अलग भिन्न अर्थ देने वाले शब्दों को मिला करके एक नवीन शब्द की रचना की जाती है, तो यही प्रक्रिया समास की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ जैसे मैं आपके सामने उदाहरण दूं, नील प्लस मैंने यहाँ पे लिखा कंठ, मिलाने से नया शब्द क्या बना? नीलकंठ। नील यानी नीला, कंठ यानी कंठ, शरीर का एक हिस्सा, और नया शब्द क्या बना? नीलकंठ। यहाँ दो अलग अलग अर्थ देने वाले दो अलग अलग शब्द हैं। इन दोनों अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक नवीन शब्द बना है जो इन दोनों शब्दों से ही भिन्न अर्थ देता है। तो जब दो अलग अलग शब्दों को मिलाने से नवीन जो शब्द रचना की जाती है, इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है। इन दो अलग अलग शब्दों को मिलाया जा रहा है, तो इसमें जो पहले शब्द प्रयुक्त किया जाता है उस शब्द को कहते हैं हम पूर्व पद, और बाद में जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है उसे कहा जाता है उत्तर पद। और पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाने से जो नवीन शब्द बनता है उसे कहते हैं समस्त पद। बेटा परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है पूर्व पद और उत्तर पद क्या है, तो समस्त पद बनाने की प्रक्रिया में यानी समासिक प्रक्रिया में जब दो अलग अलग शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, उनमें जो पहला शब्द है उसे पूर्व पद कहते हैं और जो बाद का शब्द है उसे उत्तर पद कहा जाता है। तो समस्त पद किसे कहते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाने से
जो नवीन शब्द बनता है उसे हम समस्त पद की संज्ञा देते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ हमारे पास अभी 4 प्रश्न उपस्थित होते हैं। सबसे पहला, समास किसे कहते हैं, इसका शाब्दिक और व्याकरणिक दोनों तात्पर्य या परिभाषा स्पष्ट करें। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, समस्त पद का निर्माण किन पदों से मिलकर होता है, या पूर्व पद या उत्तर पद किसे कहते हैं, या समास की प्रक्रिया हिंदी व्याकरण में क्यों आवश्यक है। तो इस तरह से ये चारों प्रश्न जो है यहाँ हमने अभी स्पष्ट कर लिए हैं, इनका जो उत्तर है वो हमने प्राप्त कर लिया है। दोबारा से देखिए, समास हिंदी भाषा में शब्द निर्माण के कई तरीके हैं। उपसर्ग लगाकर के नवीन शब्दों का निर्माण होता है, प्रत्यय लगाकर के नवीन शब्दों का निर्माण होता है, संधि के माध्यम से भी नवीन शब्द बनाए जाते हैं, या दो अलग अलग शब्दों के मेल से भी नवीन शब्द बनाए जाते हैं। तो जो दो अलग अलग शब्दों के मेल से जो प्रक्रिया है नवीन शब्द बनाने की, वही क्या कहलाती है, समास कहलाती है। समास मूल रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना शब्द है, सम उपसर्ग और आस धातु। सम उपसर्ग का यहाँ अर्थ है समीप या निकट, और आस धातु का अर्थ है रखना या बैठाना। जब 2 अलग अलग शब्दों को परस्पर समीप रखकर उनको मिला करके एक नवीन शब्द बनाया जाता है, वही प्रक्रिया समास कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गौ और शाला। गौ यानी गाय, शाला यानी स्थान, और इससे नया शब्द बना गौशाला। मैंने यहाँ पे लिखा पेड़ यानी पत्ते, और मैंने यहाँ लिखा कुटी यानी झोपड़ी, यानी इसको नया शब्द बन गया यहाँ पे पान कुटी। 2 अलग अलग शब्दों, 2 भिन्न अर्थ वाले शब्दों को परस्पर मिला करके जो नवीन शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, वही क्या कहलाती है, समास कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम परिभाषा दे सकते हैं कि 2 भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से उसमें होने वाले परिवर्तन या विकार को हम समास कहते हैं। और इस समासिक प्रक्रिया के पश्चात जो नवीन शब्द बनता है, इसे समस्त पद की संज्ञा दी जाती है। और समस्त पद निर्माण करते समय जो पहला पद है उसे पूर्व पद कहा जाता है, जो बाद का पद है उसे उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद और उत्तर पद को मिला करके जो नवीन शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, या समासिक पद की संज्ञा भी दी जाती है। ये तो हुआ समास का एक साधारण या सामान्य सा परिचय। अब महत्वपूर्ण जो बात है वह आती है समास के भेद। समास के कुल कितने भेद किए गए हैं। तो समास के भेद का ज्ञान प्राप्त करने से पहले हमें एक और इसी से संबंधित महत्वपूर्ण विषय की जानकारी हासिल करनी आवश्यक है। जब हमने समस्त पद या समासिक पद का ज्ञान प्राप्त किया, तो इस समासिक पद को यानी समस्त पद के पदों को विभक्त करके या अलग अलग करके लिखने करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अलग अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं विग्रह। किसका विग्रह? समास विग्रह। जब हमने समस्त पद बनाया तो इसी समस्त पद में जो प्रयुक्त किए गए हैं 2 अलग अलग पद, इन दोनों अलग अलग पदों को विभक्त करने की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है समास विग्रह। मैंने यहाँ लिखा राजपुत्र, या मैंने यहाँ लिखा गंगा जल, मैंने यहाँ उदाहरण दिया नेत्रहीन, या मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया आप बीती। ये तो है समस्त पद। क्यों? क्योंकि ये 2 अलग अलग पदों के योग से बने हैं। लेकिन जब इसका विग्रह करते हैं तो हमें प्लस वाला चिन्ह नहीं लगाना, बल्कि इसका वाक्यांश के रूप में परिवर्तन करना है, उसे ही समास विग्रह कहा जाएगा। राजपुत्र, तो कई बच्चे यहाँ लिख देते हैं ऐसे राज प्लस पुत्र, ये गलत है। ऐसा नहीं करोगे, इसका वाक्यांश में परिणत करोगे राजा का पुत्र। ये प्रक्रिया क्या कहलाई? ये कहलाई समास विग्रह। इस प्रक्रिया को हमने क्या नाम दिया? समास विग्रह। जैसे दूसरा है गंगा जल, तो यहाँ लिखा जाएगा गंगा का जल। अगला मैंने लिखा नेत्रहीन, नेत्र से हीन या रहित, नेत्र से रहित, जिसके आंखें नहीं है वो क्या है? नेत्रहीन। और इसी तरह से आप बीती,
आप पर बीती, स्वयं पर बीती, ये क्या कहलाएगा? समास विग्रह। तो पांचवा प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास आता है कि समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद को अलग अलग करके लिखना या विभक्त करके लिखना, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। समास का सामान्य परिचय दीजिए, समास की परिभाषा दीजिए उदाहरण के साथ। ठीक है, समास का समस्त पद का निर्माण कैसे होता है? दो अलग अलग पदों के योग से होता है। पूर्व पद और उत्तर पद में क्या अंतर है? जो समस्त पद निर्माण करने की प्रक्रिया में जो पहला पद है वो पूर्व पद कहलाता है और जो बाद का पद है वो उत्तर पद कहलाता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि समस्त पद किसे कहा जाता है, और उसके बाद इस समासिक पद को विग्रह करना क्या कहलाता है? समास विग्रह किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। जब दो अलग अलग समस्त पदों, जब समस्त पद में प्रयुक्त दो अलग अलग पदों यानी पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया या विभक्त करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। अब बात आती है समास के भेद, यानी मुख्य रूप से समास के कुल कितने भेद हैं? समास के भेद आप लोगों ने पूर्व कक्षाओं में भी पढ़े हुए हैं और हमारे 10th के प्रश्न पत्र में सिर्फ आपको समस्त पद दिया जाएगा और उसका समास विग्रह पूछा जाएगा, या आपको समस्त पद दे दिया और उसका विग्रह करते हुए 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से सही ऑप्शन का चुनाव आपको करना है कि वास्तव में इसके लिए कौन सा विग्रह है जो वो प्रयुक्त किया जाएगा। तो ये है समास, ये यहाँ पर समास प्रयुक्त किया गया है। ये जो महत्वपूर्ण वृक्ष है यही क्या कहलाया है? ये कहलाया है समास। ठीक है, इस समास में कौन कौन से महत्वपूर्ण भेद किए गए हैं? तो इसी समास में से कुछ अलग अलग शाखाएं निकली हैं, वो क्या है? सबसे पहला समास आता है आपके समक्ष, वो कहलाया यहाँ पर तत्पुरुष समास। और इसी समास में से सबसे नया पक्ष आया, वो कहलाया कर्मधारय समास। इसी समास की एक अन्य शाखा के रूप में, भेद के रूप में उपस्थित हुआ बहुव्रीहि समास। समास का ही एक अगला भेद दिया गया द्विगु समास, और समास की प्रक्रिया का ही एक अलग रूप दिया गया द्वंद्व समास, और यहाँ पर अगला समास दिया गया अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो यहाँ समास के कुल कितने भेद हो गए? 6। अब यहाँ पर कई पुस्तकों में बेटा कहीं पर नन समास जो संस्कृत में प्रयुक्त किया जाता है वो भी दिया गया है, लेकिन वो जो है तत्पुरुष का ही एक हिस्सा है जिसके बारे में विस्तार से जानकारी हम अपनी अगली कक्षा में हासिल करेंगे। तो समास रूपी जो हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण वृक्ष है, उस वृक्ष के भेदों के रूप में जो शाखाएं वहां पर प्रस्तुतित हुई थी, उन शाखाओं के रूप में समास के कुल 6 भेद हैं। सबसे पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा अव्ययी भाव समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। तो अब इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी अपनी अगली कक्षा में हासिल करेंगे। और कक्षा में शामिल होने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, और समय पर इस क्लास में आप शामिल हों ताकि आपके जो व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण विषय हैं, जो महत्वपूर्ण अंक हैं, वो आपके जो है आपकी बुद्धि में संचित रह सके। धन्यवाद बेटा।